जिसमें आप फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जाम लगाते हैं? आप अपनी बेटियों को नहीं सोच रहे कि दुश्मन बाप पे हाथ रख के आपकी कह रही है कि मेरे बाप पे कुछ प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देखी, जितना से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे पे काम भी रहे हैं, तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सब तैयारी के बारे में? अब मैं जवाब दूं, एक तो मैं आपको देख के काम सर आपका गला खुश्क हो रहा है, आप पानी में मैं एक तो आपको देख के काम करूँ सर। दूसरा ये है कि आपने एक सवाल में ना 5 सवाल किए हैं। आपने ये सवाल किया कि बेटियों ने आपके खिलाफ बोला, जी बेटियों ने कुरान पे गा के आपके खिलाफ गवाही दी, आपने फायरिंग की, आपने और तीसरा चौथा क्या था, डीसी का तबादला करवाया, 4 साल खामोश भी रहे और 4 साल खामोश रहे। अब ये 5 बातें हो गई। अब मैं अगर 5 बातों का बारी बारी जवाब दूंगा ना, तो वो कुछ मामला ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप जरा दोबारा नंबर 1 बेटियों में 1 मिनट, मेरी बेटियां मुझे पता है, मेरी बेटियां दोनों मैरिड हैं, अपने अपने घर वाली हैं, ठीक है। उनको कैसे दिलवाया गया, क्या कहा गया, उसमें आप जरा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। उन्होंने कहीं ये बात की है बेटियों ने, उनके कंटेंट्स देखे जरा, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं इद्दत की, बात कर रहे हैं इद्दत की। इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान 2 अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ और बीवी का। जब मैंने तलाक दी मेरे बच्चों को नहीं पता, आपको बताया ना कि 14 दिन बाद मैंने बताया कि मैंने डाइवोर्स दे दी है। ये बातें बेटियों से बच्चों से करने वाली नहीं थी, उस पर नाम ने की है। डीपीओ का तबादला मैंने करवा दिया, उसमें मुझे वो मोटो हुआ चीफ जस्टिस के सामने, और मैंने चीफ जस्टिस के सामने जाके बात की। मुझे बताया कि अगर मेरी बेटियों का मसला हुआ, सड़क पे रोककर पुलिस ने तंग किया, तो मैंने आईजी को कॉल की कि जी आप जरा संभालिए, और मैंने आईजी को कॉल की, और फर्रा गोगी और उसका मियाँ, उनको जब पता चला कि ये हुए, वो खुद ब खुद पेरेंट्स मिले हुए थे ना, हम बच्चों का ख्याल करने वाले बगैर वजह के, उन्होंने गुजार को कह के कराया, और कोर्ट में उसने माफ़ी मांगी, जमील गुज्जर ने, उसमें आईजी ने माफ़ी मांगी और गुजार ने माफ़ी मांगी, और मुझसे कोर्ट ने 5 बेंच जजेस का था बेंच था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये कहा, ये ज़रा और से सुन ले बात है, कि मानेका साहब आपकी बेटी हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, हम आपसे बात करते हैं। उसके बाद मैंने भाव किया कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी इज्जत आपने रखी, अल्लाह ताला के फजल व करम से। उसके अलावा कोई और तो पूछे। आप बुशरा बीबी की पाकीज़गी की कस्में उठाते थे सर, आज आप मीडिया के ऊपर बैठ के उनको रुसवा कर रहे हैं। मैं रुसवा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैंने जब आपसे ये बात की है कि इद्दत के 3 महीने किस लिए होते हैं, आप मुझे जवाब दें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि 3 महीने इद्दत रखो, वजह क्या? कोई रीजन तो होगा ना। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के मामलात बगैर वजह के नहीं होते, हिकमतों से और मेहरबानियों से भरपूर होते हैं। वो इसलिए कि माशरे में हो सकता है कि ये दोबारा एक ही रिकंसिलिएशन हो जाए, इनको मौका दें, हो सकता है ये घर ठीक हो जाए, ये घर आबाद हो जाए। जब मैं रिकंसिलिएशन के चक्कर में हूँ, मेरी वालदा की हयात है 24 जनवरी तक, वो मुझे कह रही हैं 24 दिसंबर को एडमिट हुई है, उससे पहले मुझे कहती खबर नहीं आती, मैं तो मम्मी जाऊंगा। मैंने उनको नहीं बताया कि डाइवोर्स हो गया, क्योंकि वो शी वाज नॉट वेल। मैं उनको कह रहा हूँ ले आऊंगा। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, उस वक्त वो कोमा में चली गई। उनका जो मेरा राइट था रिकंसिलिएशन का, जो कि 14 फरवरी को 3 महीने पूरे होने थे, मैंने 14 फरवरी तक जैसे भी मेरी बहन जाती, कोई जाता, हमारे खानदान वाले जाते, हमने रिकंसिलिएशन का हमारी नीयत थी। और जब रिकंसिलिएशन की 2 घरों को आबाद, घर टूटते अच्छे नहीं लगते, और ख़ास तौर पे मेरा घर जो 28 साल से अल्लाह के फजल व करम से सुखी खुशी रहा, 5 बच्चे हुए, और सडनली ऐसा हो जाना हमें बहुत गहरा जख्म था। जब रिकंसिलिएशन की नीयत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया, और अगर दूसरा कि मैं उस वक्त भी गाली गलौज ही रखता। 1 मिनट जी, एक सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूं ना। जवाब ये है कि मेरा जो राइट था
रिकंसाइल करने का विद इन दोस 3 मंथ्स जो इद्दत का पीरियड था उसको तो ब्रीच कर दिया गया इन्होंने दोनों ने, कि अपने इद्दत से पहले, इससे पहले कि मैं रिकंसाइल करता, हमारा घर दोबारा बस जाता, मैं क्यों गाली देता। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से चले, समझाएं, अच्छा कहें उसे, अच्छा कहें कि 3 महीने इद्दत के खत्म होने से पहले घर दोबारा बस जाए। बात बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, वालदा फौत होने से पहले कहते कोशिश करती, तो वो राइट तो मैं नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैं एंड तक 3 महीने तक गालियां निकालता रहता और फिर वो निकाह कर लेता? इज़हार हमदर्दी है, ज़ाहिर है बीवी के छिन जाने का गम सबको होता है, तो मुझे भी इज़हार हमदर्दी है। फिर आपकी वालिदा की फोटो है। सर हुजूर, आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था? आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना, आपने तलाक का मतलब ये है कि ला ताल्लुकी हो गई। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे पे पसीना, अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? आप बगैर प्रेशर के ये एट्रोसिटी केस कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, उसको जरा प्रूफ की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूँ सारी चीजें। नहीं 4 साल से रवैये बदले। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे लूं ना। अच्छा, अगर इजाजत दें ना, मैं इद्दत का आपने भी सवाल किया और एटीवी से भी किया है इद्दत के बारे में। नहीं वो बात वही है, मैं उसकी लीगल उसमें जो, क्योंकि इनको कानून का नहीं पता, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश लॉ के हवाले से आपको बता देता हूँ कि जब तलाक दे दी जाती है तो क्या वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है और क्या हस्बैंड के पास रिकन्सिलिएशन का या रीयूनियन का जो है वो राइट ख़त्म हो जाता? जब जो तलाक दी जाती है क्या उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा? नहीं। अल्लाह ताला ने जो 3 माह की इद्दत रखी है ना कुरान पाक में, वो इसीलिए रखी है कि रीयूनियन के लिए, इन ऑर्डर टू सेव द फैमिली बॉन्ड जो टूटने जा रहा है, ताकि बच्चों की भी लाइफ, फैमिली की लाइफ, आने वाली नस्लों की जो जिंदगी है उसे महफूज किया जा सके। अब उसके अंदर मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक नहीं रहता इद्दत के दौरान, लेकिन 90 दिन के अंदर हस्बैंड को यह इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहे रजू कर सकता है। यह कुरान पाक भी कहता है, अल्लाह ताला का कलाम भी कहता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, और इवन जो फैमिली लॉ की सेक्शन 7 है वो भी ये कहती है कि 90 दिन का जो इद्दत पीरियड है उसके अंदर हस्बैंड जो है रिकंसाइल कर सकता है, वो रजू कर सकता है। तो इसलिए उस हवाले से अगर देखा जाए अज़दवाजी ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता वो इंटैक्ट रहता है। क्यों? अब इसमें अगर इमरान नियाजी और बुशरा बीबी के जो वकला है उन्होंने जो फोकस किया इद्दत के ऊपर 90 डेज का, वो ये कहते हैं कि अगर तलाक देने के बाद कुछ दिनों के बाद खावंद की डेथ हो जाती है और इद्दत के 90 दिन पूरे नहीं होते तो औरत को ये इख्तियार हासिल है कि वो तलाक देने वाले शख्स की जायदाद में से अपना हिस्सा मांग सके। अब एक तरफ वो 90 डेज इद्दत मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि कौन से वरासत के मामलात में अगर खावन तलाक दे देता है अपनी बीवी को, उसने खर्चा लेना हो खावन से जिसने तलाक दी है, उसमें भी वो कहते हैं कि 90 डेज का औरत के पास हक हासिल है कि वो अपने खावन से खर्चा मांग ले इद्दत के दौरान। जब ये 2 चीजें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि औरत वरासत में हक ले सकती है तलाक देने वाले शौहर के, और इद्दत के दौरान यानी कि 3 माह के दौरान अपने खावन से अपना खर्चा मांग सकती है, तो ये कैसे मुमकिन है तलाक के दूसरे मामले के अंदर वो कहें कि इद्दत का पीरियड 90 डेज से कम होके वो 39 डेज पे आ गए? नहीं। और जो 39 डेज वाली बात है, क्योंकि वो एक अदालत में सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। इसका जवाब यह आ गया कि जिन लोगों के ज़हन में ये सब वो है कि तलाक प्रोनाउंस करते ही वो रिश्ता नाते तमाम खत्म हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इस्लाम ने और हमारे पाकिस्तानी लॉ ने उसका रास्ता दिया हुआ रजू करने का होता है, वो बीवी ही होती है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि जब तक इद्दत का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता तो मुतल्लिका जो खातून है वो तलाक देने वाले बंदे की वाइफ ही कंसिडर होती है।